हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम टॉपिक्स पर। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? चंद घंटों में फैसला मुतवक्को है। पीटीआई को मनाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। 3 सीनियर जजेस में से कौन बनेगा आला अदलिया का सरबरा? आज सबकी नजरें पार्लिमानी कमेटी पर जम गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पूरा मुल्क बंद करने की धमकी भी दे दी है। अदली आज़ादी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। बानी पीटीआई से गद्दारी करने वालों को बुरे अंजाम की वार्निंग भी दे दी गई है। खान की रिहाई में नाकामी पर फट पड़े। क्या पीटीआई एहतजाज के जरिए वफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकेगी? दूसरी तरफ रस्सी जल गई पर बल ना गए। 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के दौरान के 2 दिन बाद वुज़रा और सेनेटर्स का सेनेट को अहमियत देने से इनकार। वक्फा सवालात का जवाब देने के लिए वुज़रा ही गायब। पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को बिछड़े 2 साल बीत गए। कातिल आज भी आज़ाद हैं। हुकूमती गैर संजीदगी की वजह से अहले खाना को 2 साल से इंसाफ ना मिल सका। आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलम निगार सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। वालेकुम सलाम जी। जी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। जी न्याजी साहब बताइएगा, आपके अंदाजे के मुताबिक आज जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब इजलास जारी है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपका अंदाज़ा है? इतनी बड़ी तरमीम आ गई, इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो हो गई, अभी भी सीनियर मोस्ट जो जज हैं उन्हीं को लगाया जाएगा या फिर या आफरीदी आपको लगता है कि हुकूमत की चॉइस होंगे? मेरे ख्याल है मैं इससे ज्यादा मुश्किल सवालात के जवाब दे चुका हूँ। और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को मामू बनाया जा रहा है उनकी अपनी पार्टी का। आप ही को बारे में कहा था जी। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जी आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान, पीटीआई, हुकूमत, इत्तेहादी सारे एक ही पेज पर हैं। अब मुझे बताएं कि कोई चीज ऐसी हुई है कि जिसके अंदर पता चला हो कि इससे जो है आईनी तरमीम में कोई रखना डाला गया हो। मगर रोजाना ये जरूर होता था कि धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। मेरे ख्याल एक दफा हमने प्रोग्राम किया था, उसे एक दिन पहले को मौलाना मोहतरम की बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। मैंने कहा जी आप बस समझे कि ये भी जरूरी है। फिर तरमीम से 2 दिन पहले रात को आधी रात को मौलाना ने कहा कि ये अगर आप बदमाशी करोगे तो हम भी करेंगे। तभी मैं कोई इतना मुतासर नहीं हुआ था, क्योंकि बहरहाल तहरीक इंसाफ को साथ रखना या उसका तासुर देना कि वो पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, तो उसमें ये सारी बातें जी कि हमने इतनी तरमीम करानी थी या इतनी कम कर दी है, मेरा ख्याल जो कुछ उनको चाहिए था वो उन्होंने वही कराया है। और जब आप आईनी बेंच बनाते हैं आईनी तरमीम करके, तो आपको जो हासिल करना होता हो गया है। उसका नाम आईनी अदालत रखे, नाम में क्या रखा है? जब ये कोई कानून नहीं बना, ये आईन ने बनाया बेंच, इसकी अपनी एक एंटिटी, एक अपनी शनाख्त है। अब जब चीफ जस्टिस है, तो अगर ये तो चीफ जस्टिस का अपना होता तो शायद ये नीचे जो सीनियर 3 जज में से एक जज का बनना जो है वो तरमीम ना होती। लेकिन जब आपने आईनी बेंच को कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग चीफ जस्टिस है वो उसको हेड करेगा, तो फिर ज़ाहिर है उन तीनों में से भी उन्होंने 5 करना चाहते थे, तहरीक साहब ने कहा 3 करें। 12 इसके बारे में तहरीक साहब ने खुद बताया कि हम ऑन बोर्ड थे। फिर मुझे ये बताएं कि जब गाहे बगाए तहरीक इंसाफ, कौन सा वाक़या है कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ ने इस सिस्टम को एंडोर्स नहीं किया पहले दिन से लेके आज तक? और ये जो आप कह रहे हैं जी कि उनका जो क्लोज डोर हो रहा है और कौन बनेगा चीफ जस्टिस, अब इसके अंदर कोई जिसको अगर फर्ज किया नंबर 1 कोई बनाएंगे तो नंबर 1 ही के लिए उन्होंने तरमीम की होगी, क्योंकि इस तरमीम के बाद ये चॉइस के कौन सा चीफ जस्टिस इस वक्त हुकूमत या जिन लोगों ने इतनी मेहनत शाखा के बाद तरमीम करवाई है, तो वो अब इस पे तो नहीं कंफ्यूज होंगे ना किसको चीफ जस्टिस बनाना है।
अगर उनके सामने चीफ जस्टिस मसूद शाह साहब है तो उसको बना देंगे। मेरे नजदीक अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये उनके अपनी सहूलत है। उनको अगर बारह या अफरीदी साहब करते हैं जिसका ज्यादा अमकान है तो या अफरीदी साहब को बना देंगे। अमकान भी है लेकिन इसमें वजूद अगर नाम ही बनाए तो दूसरा भी जिसको बना रहे होंगे उनको वारा खा रहा होगा 100%। तो ये बताइएगा न्याजी साहब, आपसे जो है वो 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद पहली दफ़ा जो है वो बात हो रही है, तो हुकूमत तो ये दावा करती है कि अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो है वो ये तरमीम की गई है। आपके ख्याल में कि वाकई ये इसके बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाएगी या आपको लगता है कि मजीद सियासत ज़्यादा हो जाएगी? मेरे ख्याल में सियासत ज़्यादा तो खैर क्या होनी है, क्योंकि इस जुडिशरी ने जो पैसे भी करने हैं, जो भी करेंगे, जिसके हक में करेंगे, फ्री के मुखालिफ ने उसको आड़े हाथों लेना। भाई काजी फैज ईसा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने उनको 10-11 साल हो गए। लैटेंट स्पिरिट में उन्होंने एक ही साल काम किया और वो अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक किया। उनका जो हश्र नशर किया गया है, मैं कौन सा ऐसा फैसला, मैं तहरीक इंसाफ वालों को पूछता हूं कि जो उनकी तबीयत पे ग्रां गुजरा है, जिसका आज आपने देखा है कि उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट भी लिखा है, तो कितनी वजाहत के साथ हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि कोई बंदा आईन रोन के मुझे सहूलत दे तो मैं उसके मरने के बाद कब्र के पे भी जो है ना सेरे चढ़ाऊं, और जो बंदा जो है आपके मौकफ पे, आईन के सामने आपके मौकफ पे पजराई ना करे तो आपको जिंदा गाड़ने की कोशिश करे। मैं कहते जो हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जब वर्क लिखेगा ना तो काजी फैज ईसा को पाकिस्तान के जस्टिस कानीस के साथ जाके रखेगा, किसी को पता ही नहीं है कितना बड़ा जज है। ये ना होता, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कई दफा कह चुका हूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुझे करा के दिखा देता, लेकिन ये नाशुक्र की कौम है, ये कभी ये कहती नहीं, ये कहते नहीं चीफ जस्टिस वो हो जो इमरान खान साहब फरमाते हैं, जो मैं कहता हूँ वही फैसला करे। जी आज हुकूमत का भी होना चाहिए, वो थोड़ा कम हो गए, उनमें शिद्दत नहीं होगी। तो क्राइसिस ये है जी कि इस वक्त जो सूरत हाल है जुडिशरी की, वो सियासत ज़दा इसलिए कि सोसाइटी पूरी पोलराइज हो चुकी है और इसके अंदर डिवीजन हो चुकी है। हर फैसला जो एक फरीक को वारा नहीं खाता वो उसको आड़े हाथों लेगा, और जिस फरीक को वारे खाता है वो उसको अपने सर का जूबर बना लेगा उस फैसले को। इसलिए इसमें कुछ नहीं है कि कौन क्या करता है, लेकिन अमलन ये है कि जुडिशरी जो समझ रही थी और जैसे क्वेश्चन दिए थे, और ये बताने को कहा जाए कि 30 अक्टूबर तक जो है ये हुकूमत जो है खत्म हो जाएगी, और ऐसे ऐसे दावे आने शुरू हो गए थे कि जो बंदा लड़ जाता था कि पाकिस्तान आया किसी बहुत बड़ी जंग जिधर का शिकार होने वाला है, या पाकिस्तान में बड़े बड़े इदारों को जो है वो गिरफ्त में ले आया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो उसका मंतकी नतीजा तरमीम थी, और तरमीम के बाद जो है कम अज कम जुडिशरी जो अपने आप को समझ रही थी कि ऑल माइटी जी, कि उन्होंने कहते माइट इज राइट, तो उन्होंने कहा नहीं, राइट इज माइट, और उन्हें राइट वही है जो हुकूमत वक्त कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, यह सब आपने बड़ा तफसील से इसका एनालिसिस किया। अभी आपने काजी फैज ईसा साहब की बात की, वाकई बड़े उनके कुछ फैसले थे जो अनपॉपुलर थे लेकिन मुश्किल फैसले थे। वही ऑफ कोर्स जो आपने भी बात की, जिसके खिलाफ वो फैसला जाएगा वो तो रोला डालेगा, वो तो नहीं मानेगा अपनी जगह पे। आपने भी एक उनको बड़ा क्रेडिट दिया कि उन्होंने ये इलेक्शन करवाए, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकते। तो बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने ये डेट लेकर दी थी। आरिफ अलवी साहब जो बड़ी आजकल वो बड़ा सामने आए हुए थे, बहादुर आए माशाल्लाह, वो भी डेट नहीं दे सके थे। इमरान खान साहब उनसे भी नाराज़ हो गए थे, अब सदर बैठे हुए डेट नहीं दे रहे। इसके बावजूद उन्होंने काजी साहब ने डेट लेकर दी इलेक्शन कमीशन से, हुकूमत से, वो अपनी जगह पे। लेकिन वो इलेक्शन हुए जो पीटीआई को एतराज़ है या खान साहब को एतराज़ है कि हमारे इलेक्शन चोरी हुए, हमारा बल्ला भी किया, हमारे बंदे भी गए, हमारी पार्टी का मतलब है वो उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद एक धांधली हुई, उसमें रिग्ड इलेक्शन हुए। तो हमें तो उम्मीद थी कि हमारी पार्टी दोबारा वापस में आएगी, ये पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, और हम पावर में आएंगे, खान साहब भी रिहा होंगे। तो इस तरह की तो कोई चीज़ इन इलेक्शन के नतीजे में तो वही नवाज शरीफ साहब, वही शहबाज शरीफ साहब, वही जरदारी साहब, वही बिलावल साहब वो वापस आ गए। तो इन इलेक्शन को अगर उन्होंने कराया भी है तो उसका बेनिफिशरी तो ये सारे इस मौजूदा हुक्मरान है, इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का तो नहीं है। तो उनको तो एक थोड़ी सी जेन्युइन ग्रीवेंस उनको फील नहीं होगी, वो समझेंगे कि जनाब इन्हीं की उसमें सरबराही में ये बैठे थे, हमारे साथ ये सारी पॉलिटिकल ज्यादतियाँ कर गई, और कोई उन्होंने नोटिस नहीं लिया, कोई इंसाफ देने की कोशिश नहीं की काजी साहब ने। सर
देखिए पहले तो ये जो वही लोग आ गए, वही जो है ना नवाज शरीफ, वही जरदारी, तो ये वही का इतना आजादाना इस्तेमाल है कि मैं ये कहूंगा कि फिर वही इमरान आ जाता, और ये अगर सारे वही ना आते तो फिर कौन आता? कोई भी ना आता, फिर वही फौज आ जाती। मेरा ख्याल है कि इस वही से जरा थोड़े हटके देखें, इलेक्शन क्या सुप्रीम कोर्ट कराती है? इलेक्शन आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है? मतलब ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट कहने को तो 19वीं तरमीम जो थी, असेंबली को हुक्म दिया गया डंडे के ऊपर कि आप ये तरमीम करें कि आपने कोई रोल अदा नहीं करना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या पार्लियामेंट को भी अपना उसने जो है बनाया हुआ था, जिसको कहना चाहिए कि महताज इदारा बना दिया था। इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे हैं कि ये करें। काजी फैसला साहब ने एक ही फैसला किया है, जो एक फैसला वो ये है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया। अच्छा, आप देखें कि तहरीक इंसाफ जो है ये मुझे खुद बताएं कि अगर ये इलेक्शन उनके इतने फेयर थे जो उन्होंने दिए थे तो दोबारा क्यों करवाए? और जो हुआ एंड क्राई हुआ, और तहरीक इंसाफ खुद बताते हैं, और मैं हकीकत अंदर की बात जानता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, जो बहुत असूली लोग हैं तहरीक इंसाफ के, अपराइट लोग हैं, जो पब्लिक में जा रहे हैं, हमारी पार्टियों में थोड़े बहुत सियासत के अंदर जो लोगों से कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनसे पूछा है कि मुझे बताएं कि इलेक्शन हुए थे ये नहीं हुए? कहते नहीं। या इलेक्शन जो है वो लेटर स्पिरिट में हुए तो कहते बाकी पार्टी कराती है। मैंने कराती होंगी, उनको भी करना चाहिए, लेकिन मैं ये आपसे पूछा कि नहीं हुए। अब काजी फाइसा इलेक्शन कमीशन ने तो यही फैसला किया है कि पार्टी जो इलेक्शन वो नहीं हुए, और इलेक्शन कानून है, बाय लॉज है कि जिस पार्टी का इलेक्शन नहीं है उसको सिंबल से महरूम रखा जाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के नाम के साथ आप पार्टी का नाम भी नहीं दे सकते। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि जी काजी फैसला के साथ जो उन्होंने जो उनका ये था कि जी क्यों नहीं इन इलेक्शन के ऊपर सो मोटर लेके, क्योंकि सो मोटर की आदत पड़ी थी, जो है नजीबुल तरफैन साकिर में साहब, जो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान के अंदर तो मुंह उठा के चलने के काबिल नहीं है, से लेके फिर गुलजार साहब आए, खोसा साहब आए, हमने क्या नहीं देखा चश्म तस्वर ने, फिर बंदयाल साहब ने। खैर जिमनी बात यह है कि बंदयाल साहब ने एक इलेक्शन का भी फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको इंप्लीमेंट भी नहीं करा सके, ना इस्तीफा दिया जब 13 मई 2023 को इलेक्शन हुए, और ना उन्होंने वो इलेक्शन कराने के लिए हुक्म जारी किया, ना किसी पर कंटेम्प्ट लगाई। ये तो उनकी लेगेसी छोड़ के गए हैं कि इलेक्शन का हुक्म दिया हुआ था उसके इंप्लीमेंट नहीं करा सके। ये जो दूसरा बेंच है जिन्हें जो बैठ के कोर्ट में ऐसे जंग लड़ रहे हैं बैठ के, भाई आप फैसला दे दिया, बुलाते देते फिर, और इस डर से कि तरमीम से पहले सब कुछ दे दिया जाए। भैया मैलेफाइडी में आएगा, आप लोग जजेस सारा दिन जजेस की बात हो, तो ये काजी साहब का ये फैसला जी, तहरीक इंसाफ का काजी साहब जो है, जब काजी साहब का केस जाएगा, फर्ज किया से चला जाता है, कहीं से उठता हुआ 199 के तहत हाईकोर्ट में अपनी आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, या इलेक्शन कमीशन को फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं या हाईकोर्ट में जाते हैं, तो जाहिर है तब तो करते। लेकिन उनको यह कि नहीं, इलेक्शन को खोले काजी साहब, जो आदत पड़ी हुई है ना। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि काजी साहब के साथ जो ग्रीवेंसेस थे, ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से आसिम मुनीर का, जन आसिम मुनीर का चीफ बनना, जिनमें वो कोई कसूर नहीं है, और काजी फायजा का चीफ जस्टिस बनना, और जिन लोगों के लिए सारी तगदो हुई थी, अगर वो नहीं बनते और महरूम रह जाए चीफ जस्टिस बनने से या भी चीफ बनने से, तो इससे बड़ा क्या होता है, जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था और वायरल हो गया था कि अल्लाह मियाँ का हाथ था इसके अंदर। ये अल्लाह मियाँ ने इस निजाम अपने हाथ में लेते बताया था कि तुम लोगों की साजिशें जो होती है, फमाकरू फमाकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये मेरा जो तदबीर है तुम करते रहो 100 जमीन के ऊपर, मैं फिर तदबीर करके बताऊंगा। ये अल्लाह ने की। मुझे ऐसा है कि जो वो जो होता है ना कि स्नैचिंग फ्रॉम द जॉब, उनके जबड़ों से इनके अपॉइंटमेंट हुई, जिला आसिम मुनीर की भी, और जबड़ों से निकाल के अपॉइंटमेंट हुई चीफ जस्टिस की, काजी फाइसा की। भाई कसूर क्या है? आप लोगों का चीफ जस्टिस जो है वो एक, मेरा ख्याल है कि मुझे तो हकीकत है इस बात की कोई नहीं है कि किन कौन क्या एग्रीड है, लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि जो तहाई पाकिस्तान के जो साबित किए जिन्होंने कि इंतहाई जेंटलमैन है, जो जिनके कंडक्ट साबित किया है,
कतई नजर इसके कि उनके ऊपर इतना उनको पर्सनलाइज कर दिया गया है कि उनको अगर वो पर्सन हुए नहीं होना चाहिए, न जनाब मुनी को पर्सन होना चाहिए, ना काजी फैज को। अगर हुए तो ह्यूमन नेचर है। आप सुबह से लेकर शाम तक ये आपके सामने किए, इसके क्या हशर किया इस फोन ने इन दोनों लोगों का। और काजी साहब का तो 6 साल से कर रहे हैं। जब वो बेचारों को ये कभी सुना था कि साकिब निसार वैसे केस नहीं दे रहा था, और जब गुलजार साहब बने, ये मैं इसी कहते इंपॉर्टेंट है कि काजी साहब चंद दिन बाद रिटायर हो जाना है, तो मेरे कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड ट्रिब्यूट जाने देंगे उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इस मुल्क में जो उन्होंने टाइम गुजारा। आपने जाके इस जो जस्टिस गुलजार की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कभी ये भी देखे कि जज को आप जो है इनकैपेसिटेट कर दें कि काजी फैज हुकूमत के, इमरान के, फौज के केस नहीं सुन सकता। क्यों भाई, ये क्यों फैसला किया आपने सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने? किसी केस के अंदर कोई 100 मोटर ना ले 184 की, तो ये ऐसा मजाक खिलवाड़ करके आप इनको समझिए। इस खिलवाड़ के अंदर शिकस्त उन्हीं की होनी थी जो कमजोर थे। अच्छा नहीं साहब, ये बताइएगा, आपने बड़ा तफसील से इसका काजी साहब के हवाले से मेरा ख्याल है यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जो उनको इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा उनके फैसले इस तरह के जो अगेन आइन और कानून पे होंगे, आप कह रहे हैं या बाकी लोग कहते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली शायद वो पॉपुलर फैसले नहीं कर सके जो आपका ख्याल है लोगों को पसंद थे। अब मुझे ये बताएं, मैं एक और सवाल, जी जी एक मिनट, मैं तो कहता हूं कि उनको पार्लियामेंट के अंदर उसके बारे में रेजोल्यूशन पेश की जाए जिस तरीके से उन्होंने आइन की और पार्लियामेंट की हिफाजत की है, उसको अहमियत दी है और उसके मुताबिक चलने की कोशिश की है। ये पार्लियामेंट को पहली दफा किसी जज ने की अहमियत दी है। प्लीज। अच्छा ये बताइएगा, थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं सर, कि अब हुकूमत जो चीफ जस्टिस लगा रही है वो अगर या फरीदी साहब को लगाते हैं तो ये या फरीदी साहब के लिए भी मुश्किल पैदा नहीं हो जाएगी? क्योंकि हुकूमत के हाथ में ऑप्शन है। पहले तो ये होती सीनारिटी बेस होता था, हुकूमत का कोई जज जो है वो हुकूमत को ये जवाबदेह नहीं था या हुकूमत का एहसानमंद नहीं था। अब तो जो भी जज लगेगा वो तो हुकूमत का एहसानमंद समझा जाएगा। जैसे आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट होते हैं, 3 नाम जाते हैं, 3 में तो आपकी दफ़ा आपको लगता नहीं है जो भी जज बनेगा वो दबाव में होगा कि अगर मैं हुकूमत के हवाले से केसेस पे सख्त स्टांस नहीं रखता तो समझा जाएगा कि जनाब कि मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जज लगाया है, चीफ जज लगाया है, लिहाजा मैंने सॉफ्ट रहना है। अगर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने आगे मेंटेन करनी है तो हुकूमत के खिलाफ फैसले देना शुरू कर देंगे। तो ये तो डबल एज्ड स्वॉर्ड है कि जो भी जज बनेगा उस पर तो दबाव होगा कि हुकूमत ने हमारे पर ये अगेन हमारे पे बहुत बड़ी फेवर की है और हमने उस फेवर को वापस करना है। तो इस तरह मीम का ये नुकसान आप नहीं देख रहे कि जजेस ये जजेस सबान एक तो लॉबिंग में पड़ जाएंगे फ्यूचर में, दूसरा थोड़ा सा दबाव में होंगे कि जनाब हुकूमत का जो ठप्पा हम पे लग रहा है हमने ठप्पा नहीं लगने देना और हमने सख्त फैसले करने हैं। साहब, हमारे जो जिस्म है ना, जितने आज़ा हैं, इनको कंट्रोल हमारा दिमाग करता है सर, लेकिन इनका जो तवाज़न है ना, भाई आप खड़े होते हैं, आप बैठते हैं, आप हाथ आसमान पे ले जाते हैं, जमीन पे ले जाते हैं, ये क्या आपका जिस्म का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको मरकज़ी शकल कहते हैं, ये उसे रखा हुआ होता है। अब पाकिस्तान का जो सेंटर, जो बॉडी ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो मरकज़ी शकल है वो इस वक्त डिस्टर्ब है। आप थोड़ा सा जब जहां तक आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप जब पॉलिटिकल सिस्टम को आप जब पॉलिटिकल सिस्टम को जो है इसके अंदर कोई दखल देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो करते हैं, तो वो कहते हैं जी यहाँ पे सिविलियन की ये तकालीफ है, परेशानी है, तो फौजी आ जाते हैं। जब फौजियों की आती है तो वो ये करते हैं, इसी कानून पे आप यहाँ तक पहुंच जाए। यही अदालत का और रहा है, असेंबली का है। किसी जमाने टोटल एग्जेक्टिव के कंट्रोल में होते थे। असेंबली जो है अयूब खान का जो कौन नॉमिनेट करता था? बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे जजेस की नॉमिनेशन में एग्जेक्टिव का रोल था, फिर उसको अनडू किया गया आपने अदालत को लेकर। अब उनके खिलाफ जो ग्रीवेंसेस है, मेरे इफ्तिखार चौधरी साहब जो है, जो मेरे तो उनके खिलाफ इतने ग्रीवेंसेस नहीं है, लेकिन सियासतदानों के, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, मुकला की सारी तंजीमें, बार काउंसिल्स, एसोसिएशन, कौन है जो उनके बारे में जो उनकी जो यकसुई नहीं है कि वो उन्होंने अदालती निज़ाम को तबाह करके गए? तो क्यों किया? यही हो रहा था। लेकिन उस वक्त शायद मुस्लिम नून ने तो ना बोली हो कि बेमो गेट में पीपल्स पार्टी
जो थी वो तली जा रही थी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब तले जा रहे थे, और जब ये दूसरे कोर्स शुरू है तो फिर उसके बाद तो मसला ये है कि ये अब कहना पाकिस्तान में कि कौन किस वक्त किस पे हावी है, ये कन्वीनियंस है। मतलब आप मुझे बताएं कि आज बड़ी आ रही है जी, फलां भी कह रहे कि ये सियासतदानों के कंट्रोल में चले गए, ये झूठ है सबसे ज्यादा। ये कह दें कि पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया है। अब इसमें क्या है, पार्लियामेंट सियासतदान बैठे हैं, मतलब पार्लियामेंट का लफ्ज के क्यों आप नहीं कहते? ठीक है, कह दें कि पार्लियामेंट में सियासतदान उसको काबू कर रहे हैं, तो क्या इस मुल्क को इलेक्टेड जजों को किया है या पार्लियामेंट को किया? ठीक है कि पार्लियामेंट के अंदर ये जरूर है कि आप अदालती निजाम को, इनका आपके शुरू में जो है प्रियम्बल्स में है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या अदालत या पाकिस्तान की जो नजरियात या उसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो उसके जो प्रिंसिपल गाइडलाइन को नहीं ला सकते। तो मैं सिर्फ मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि आप जो कहते हैं कि इससे तवाज़ुन खराब होगा, इस तवाज़ुन का ये तवाज़ुन 70 साल से अल्लाह के फजल करम से हमने बिगाड़ दिया है। पहले निज़ाम के अंदर फौज के सिविल मिलिट्री रिलेशन में, उसके बाद जुडिशरी का निज़ाम भी ऐसे चलता रहा। आपसे सर आपसे सर जी गप चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सर। तो मेरा ख्याल है अगली दफ़ा जब बातचीत होगी तो कोई ना कोई चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी और आपसे उनसे रिलेटेड सवालों जवाब करेंगे। मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी होगी। जी बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हुआ है। इसके बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू मद्दे मुकाबिल। क्लासर साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हो चुकी है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो की गई। इसके बाद कोई इम्कान है कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्हीं को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, या आपके ख्याल में कि अभी भी याया अफरीदी जो हैं वो हुकूमत के फेवरेट हैं? वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि हमारे जज जो है वो याया अफरीदी नहीं है। दूसरी तरफ गौर साहब जो है उन्होंने भी कह दिया था कि हमारे जज मंसूर अली शाह नहीं है। तो ऐसा लगता है एक्सरसाइज जो है वो पूरी ऐसे ही कर दी गई है। अब दोनों अतराफ जो है वो कह रहे हैं हमारे कोई फेवरेट जज नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? बड़ा अहम सवाल है आपका, और बड़ा अफसोस भी है कि ये हालत आ गई कि सियासी पार्टीज़ को कहना पड़ रहा है कि ये पड़ रहा है कि हमारा जज नहीं है, या वो आपका जज है, हमारा जज है। तो अदलिया को या जजेस को इस लेवल तक आने ही नहीं देना चाहिए था कि सियासतदान ओनरशिप दें। और मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट की ये सबसे ज़्यादा उनके लिए एम्बेरसिंग मूवमेंट ये है कि एक साइड कहते हैं कि फ़लाँ जज साहब इमरान खान साहब के हैं, वो कहते हैं ये हुकूमत के जज हैं। अब ये जो तकसीम हुई है पहले भी थी, लेकिन अब की दफ़ा ज़्यादा हमें नज़र आती है, जिसका अगेन ये नुकसान जो है जस्टिस को होगा, सुप्रीम कोर्ट को होगा। ये नहीं होना चाहिए था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख्याल करना है वो जजेस ने खुद करना है। यहाँ हुकूमतें हमेशा कोशिश करेंगी कि जुडिशरी को कंप्रोमाइज़ किया जाए, जजेस को कंप्रोमाइज़ किया जाए, इवन जर्नलिस्टों को किया जाए, चैनल्स को किया जाए, मालकान को किया जाए, वो तमाम फोर्सेस, इवन आर्मी जो है कि जो आके आपकी हुकूमत वक्त को टफ टाइम दे सकें, जो चैलेंज कर सकें, जो इनको थोड़ा वॉच डॉग का रोल अदा करें। इनकी कोशिश होती है हुकूमतों की कि इनको कंप्रोमाइज़ करके रखा जाए, काना करके रखा जाए। ये कोशिश करेंगी। अब ये मीडिया पे है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे है, या आपकी जुडिशरी पे है कि इन्होंने काने नहीं होना, इन्होंने अपने फेयर प्ले जस्टिस उसी पे करना होता है। अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपका सवाल था, अब मतलब अब बाज़ लोग कह रहे थे, रात बाबरवान साहब भी हमारे साथ थे, बात हो रही थी कि अगर उन्होंने मौजूदा ये जो सीनियर हैं हमारे, ये होगा चीफ जस्टिस साहब के जो उम्मीदवार हैं मंसूर अली शाह साहब, इन्हीं को ही बनाया जाता है चीफ जस्टिस। अगर जो कमेटी अभी बैठी हुई है, जब हम बात कर रहे हैं, नाम फाइनल नहीं होगा तो मतलब यकीनी तौर पर लोग पूछेंगे, आपके जहन में भी आएगा, तो फिर ये सारा मेला किस लिए रचाया गया था? इतना बड़ा आपने आके पैनिक क्रिएट किया, तूफान क्रिएट किया, और फिर आपने एक सुपीरियर जज को या आपके सीनियर जज को लगाया। इन्हीं को आपने लगाना था, तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत थी? अब ये सवाल है, बड़ा नेचुरल सा है। हंगामे हुए, मतलब तनकीद हुई, आपके खिलाफ तकरीरें हुई, हुकूमत बदनाम हुई, सब कुछ हुआ। अब इसके पीछे कैच है, मुझे अभी भी लगता है, मैं रीडिंग आई में भी रॉन्ग, वो रीडिंग ये है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि आप इन्हीं को जस्टिस मंसूर साहब को ही चीफ जस्टिस लगा दें। अच्छा, यस, इसके पीछे एक स्मार्ट ट्रिक हो सकता है। वो ये होगा कि अगर हम नहीं लगाते इनको, जस्टिस अफरीदी साहब को लगाते हैं, किसी और को लगाते हैं, एक तो वो जज साहब भी दबाव में होंगे कि जनाब के हुकूमत ने इनको लगाया है, चीफ जस्टिस बनना नहीं था, उनको फेवर दी गई, तो कल को बेचारे अगर कोई भी फैसला करने लगेंगे, पटिशन वो लेने लगेंगे, तो दबाव होगा कि हुकूमत देख रही है। लोग क्या कहेंगे, देखा जी आप तो उनसे अब्लाइज्ड हैं, हुकूमत के हक में फैसला किया गया, तो सारे ये सोशल मीडिया शुरू हो जाएगा कि देखें जज साहब तो उनके साथ कंप्रोमाइज़ हो गए। सो वो जज साहब आपके वो रहेंगे, एक दबाव में रहेंगे।
उनके फैसले जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होंगे अगर हुकूमत के हक में आते हैं। सो हुकूमत को सूट नहीं करता कि ऐसा जज लें जिस पे ठप्पा लगाओ या हुकूमत का जज नंबर 1। दूसरा ये है कि वो इस मौके पे जब ऑलरेडी थोड़ी सी इमरान खान साहब जो उनके हामी जो हैं वो हीट एक पैदा कर चुके हैं, वकला की तहरीक की बातें हो रही हैं, PTI के हंगामों की बातें हो रही हैं, जलसे जुलूसों की, उसी वक्त एक इशू उठा के आप इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले करेंगे, ये इशू पकड़ें कि हमने जनाब इनको मंसूर अली शाह साहब को जज नहीं लगाया, हमने किसी और तीसरे को लगा दिया, आप सड़कों पे चले जाएं। ऑलरेडी PTI के पास इस वक्त कोई बड़ा कोई इशू नहीं है, जो 2-4 इशू थे इलेक्शन के बाद वो थोड़े से डाई डाउन हो गए। आप उनको नया इशू देंगे, वकील उनके साथ मिल जाएं, उनके साथ स्टूडेंट मिल जाएं, उनके साथ मीडिया मिल जाए, तहरीक शुरू हो जाए, मुशर्रफ दौर वाला काम हो जाए। तो आप एक बैठे बैठे नया इशू क्यों दे रहे हैं अपोजिशन को कि आपके खिलाफ शुरू हो जाए? आपने अपने अमेंडमेंट्स करवा लिए हैं, नंबर 2। अब नंबर 3 ये है जो इन्होंने साबित करना था पॉइंट, और वो इस दफ़ा करेंगे, अगली दफ़ा का मुझे नहीं पता नए चीफ जस्टिस कि जनाब आप ये तकरीरें जो हैं माजी की तरह चीफ जस्टिस नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होंगी। अब जजेस आप नहीं लगाएंगे, पार्लियामेंट लगाएगी, हम सुप्रीम है आपसे, हम चीफ इनको लगाएंगे। मंसूर अली शाह साहब को इस वजह से नहीं लगाएंगे कि सीनियरिटी पे आ रहे थे, हम इसलिए लगाएंगे कि हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे जिसमें मेंबर बैठे हैं, उन्होंने डिलिबरेट किया है, उनका फैसला है, पार्लियामेंट का फैसला है, और आपकी सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के आगे ये सबमिट करना पड़ेगा, उनका फैसला मानना पड़ेगा। जिसको हम चीफ लगाएंगे वही चीफ होगा। ये पॉइंट था जो साबित करना चाह रहे थे कि जनाब आप हमारे नीचे हैं। आप माजी में हमारे प्राइम मिनिस्टर 2-3 को खा चुके हैं, गिलानी साहब डिसमिस हुए, नवाज शरीफ साहब हुए, बाकी लोग गए। तो अब की दफा जो चीफ लग रहा है हम लगा रहे हैं, उसी को लगाएंगे जो सीनियर है, लेकिन अब हमारे जरिए लगेंगे। आप कल को ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज्यादा बड़ी शय है या ये है। अब इस चीज का नुकसान भी है जो मैं समझता हूँ। अगर आप कोई सवाल आपके जहन में करें, मैं फिर इस पे आता हूँ कि इसका नुकसान क्या है इस बात का। सवाल ये कि अगर ये लग जाते हैं मंसूर अली शाह, आपने कहा कि ये वकला तहरीक और इन सब से जो है इसको अवॉइड करने के लिए, तो हो सकता है ये भी एक पॉइंट है कि तनकीद भी आएगी, तो लग जाते हैं तो ये तमाम तहरीक जो अली अमीन गंडापुर साहब जो एहतजाज अनाउंस कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल मंसूर शाह साहब अगर लग जाते हैं चीफ जस्टिस, जिसका मुझे लाइकली लगता है, मतलब मैं अगर बैठा हूँ फैसले करने में, मैं तो ये करूंगा कि आप अपने लिए एक नया इशू ना पैदा करें, उनकी सीनियरिटी उनका हक भी ना मारें, उनको बनने दें। पहले भी वो चीफ जस्टिस रहे, उमर अता बंदियाल साहब रहे, साकिब निसार साहब रहे, खोसा साहब बाकी रहे, अब उनको भी डील कर लिया था, इनको भी डील कर लेके चलता रहेगा। पहले 75 साल से चल रहा है। सो आपको जरूरत नहीं है करने की, नंबर 1। और दूसरी जो चीज़ है जो इसमें नुकसान होगा इन चीज़ों का, जो तरामीम हुई आर्मी में हुआ, ये आपको कि फिर जो पहले टॉप 3 लोग होते हैं उनका फिर एक लॉबिंग शुरू हो जाती है। वो हुकूमत के लिए थोड़ा सॉफ्ट कार्नर रखते हैं कि इन्होंने हमें चीफ जस्टिस बनाना है। आर्मी में ये चीज़ हमने देखी कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ लॉबिंग शुरू होते हैं, कोई ग्रंटर्स आ जाते हैं, कोई सिफारिशें आ जाती हैं, मिलना जुलना। और फिर नवाज शरीफ साहब माजी में खुफिया मुलाकातें भी करते रहे जर्नलों से। वही सिस्टम इन्होंने यहाँ अप्लाई कर दिया जनाब कि ये फिर आएंगे, अगर जो भी जज होगा 3 पहले जज होंगे, हुकूमत से राब्ते करें, सिफारिशें ढूंढें, कोई ग्रंटर ढूंढें, कोई खुफिया मुलाकातें करें, अलीजियंस बैयत का ओ है कि हमें तंग नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल है इससे ये तरमीम का सबसे बड़ा नेगेटिव एक साइड है कि जुडिशरी इस मामले कंप्रोमाइज होगी। जो पहले 3 सीनियर जजेस होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत की गुड बुक्स में रहें। यहाँ पे मैं समझता हूँ ये तरमीम जो है ये जजेस के लिए या इंडिपेंडेंट ये नुकसानदेह दे। ठीक है क्लासा साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासा साहब, आज अरशद शरीफ साहब को हमसे बिछड़े हुए 2 साल तकरीबन होने जा रहे हैं और केन्या में उनका ब्रूटली जो है वो उनका कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। और उसके बाद उनकी जो विडो हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इंसाफ जो है वो ढूंढते रहे। मेरी नज़र से एक केन्या का वर्डिक्ट, कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो गुजर रहा था, जिसमें उन्होंने पुलिस के खिलाफ ये वर्डिक्ट दिया कि ये अनलॉफुल एक्ट था जो पुलिस ने किया। उन्होंने कहा कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का था और इस कोर्ट के इस डिसीजन को बड़ा सराहा गया और कहा गया कि ये पुलिस के लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई है। तो वहाँ की कोर्ट ने भी जो है वो डिसीजन दे दिया। क्या वजह है कि कानूनी किसी किस्म की पेशरफ्त अरशद शरीफ साहब के केस में पाकिस्तान में नहीं हो सकी? ये बड़ा इंतहाई हम सब के लिए बड़ी इट्स ए ह्यूज ट्रेजिडी, जिसको अभी 2 साल होने वाले हैं। 23 अक्टूबर के सुबह, मतलब 2-4 घंटे बाद की बात है जब ये खबर आई थी। एंड इट वाज ह्यूज शॉक फॉर ऑल ऑफ अस, जितने भी अरशद वाद फैमिली। ये मुझे बार बार कहने की ज़रूरत मेरे नहीं, बल्कि उसकी वजह से मैं लगता था कि पूरा शहर हमारा दोस्त है, सोशल आदमी, यारों दोस्तों वाला, वो दोस्तों के लिए खड़ा होने वाला। किसी को कोई मसला है, प्रॉब्लम है, जॉब के प्रॉब्लम है, कि और इश्यूज़ हैं, अरशद इज़ ऑलवेज अगर दोस्तों के लिए वो खड़ा हुआ सारा का सारा। हमारे लिए तो एक और उसकी किस्म की स्ट्रेटजी थी, उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, 5 उसके बच्चे, उसके विडोज़ के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए। इट्स वो कहते हैं स्काई फॉलिंग ऑन देम।
जो सबसे ज़्यादा चीज़ एक उसमें अफसोसनाक है, जो आपने भी सवाल किया कि कीनिया में जैसे भी था जहाँ पे मर्डर हुआ अरशद का, ब्रूटली वाज गन डाउन, और जिस तरह प्लान करके उसको मारा गया, जिसने भी उसकी सुपारी दी पाकिस्तान से दी, किलर्स हायर किए गए, वो तो जो रिपोर्ट आई थी वो भी अगर आप देख लें उसमें तमाम चीज़ें हैं। लेकिन दुख ये होता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने सो मोटो भी लिया था, वो अरशद की जो वीडियो हैं उसमें सुमैया अरशद जो हैं वो भी पेश हुई, उनकी वालदा भी पेश हुई, उनके सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने एप्लीकेशंस भी दी। उनके कहने पे FIR तक भी दर्ज नहीं हो सकी इस मुल्क में। ज़रा आप इमेजिन करें कि जो अरशद की फैमिली थी, जो FIR वो दर्ज कराना चाहते थे, वो FIR भी दर्ज नहीं करने दी गई, वो भी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने दर्ज करके कहीं पर वो फाइल का उन्होंने मुँह वगैरह जो था उन्होंने बंद करके दे दिया। जब मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी आपको इंसाफ ना ये दे सके, बल्कि अरशद की फैमिली को यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था, वकील तक नहीं मिल रहे थे। हालांकि PTI जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर वकील भी थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक ओनरशिप भी दी थी, उन्होंने एजिटेट भी किया था, सब कुछ किया था। वहाँ से भी कोई अरशद की फैमिली के लिए वकील बनने को तैयार नहीं था। उनकी वालदा की कोशिश थी, उनकी सुमैया अरशद की कोशिश थी, जो उनकी मिसेज हैं या उनके बच्चे थे। तो उससे लगता था कि कहीं ना कहीं पर हिंड्रेंस है, कहीं ना कहीं पर ऐसी अनसीन कुव्वतें हैं, फोर्सेज हैं जो नहीं चाहती कि अरशद को या उसकी फैमिली को इंसाफ मिले, या वो लोग जो उनकी फैमिली का इसरार था, उनकी वालदा का था और उनकी मिसेज का, कि असल तो वो कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने अरशद को यहाँ से ये भागने पे मजबूर किया था, जिन्होंने उन पे FIRs करवाई थी। वो ये पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में, मतलब क्वेटा में, चमन में, पश्तीन में, वहाँ के लोगों ने भी उन पे पर्चे करवा दिए थे। सो साफ ज़ाहिर लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे बड़े लोग, कोई पावरफुल लोग हैं जिनको अरशद ने अफेंड किया था, तो उनको वो वहाँ से वो चाहते थे कि अरशद के साथ कोई कार्रवाई की जाए। फिर दुबई में ऐसे हुआ, तो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से उनको निकलवाया गया, कीनिया लेकर गए। अब तो ये कोई इसमें वो नहीं रहेगी कि कीनिया में कैसे अरशद को घेर कर, और बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों के यहाँ वो ठहरे हुए थे, मेज़बान थे, उन्होंने ये प्रोटेक्शन किए, उसके उन्हीं पे इल्ज़ामात, मतलब उन पे चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या आपने अरशद को पकड़ के एक चारे के तौर पर उनके सामने डाल दिया कातलों के, कि हैं जी, जितनी उसको क्लोज रेंज से मारा गया, जो सामने चीज़ें आई, और जिस तरह की कहानी बाद में बनाई गई कि पुलिस ने उन पर फायरिंग की तो मिस्टेकन उनका आइडेंटिटी थी, जो ड्राइवर सीट पे जो बंदा था, जो वहाँ पे जो होस्ट थे, जिसका वो भाई था, उसको कुछ मतलब खराज तक नहीं हुई, और जो सामने सीट पे बैठा हुआ है उसकी यहाँ से पूरी की पूरी उसको आपने इतने क्लोज रेंज से मारा, और फिर कहानियाँ आपने बना ली। बहरहाल एक बड़ा जुल्म हुआ है, मैं समझता हूँ अरशद के साथ हुआ है, उसकी वालदा के साथ, उसकी विडो के साथ, उसके बच्चों के साथ, बहन के साथ, हम दोस्तों के साथ हुआ है, पाकिस्तान के लोगों के साथ हुआ है। एक चीज़ थी जो किसी ने कही थी, उन्होंने कहा जनाब अरशद की वहद एक फ़ोटो थी जो हर घर में लगी है, मतलब एक होते ना चले, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती रहती है, लेकिन उसकी एक अकेले की थी कि हर घर में ये महसूस किया गया है कि ये जो अरशद का लाश हुआ, ये हमारा बेटा था, भाई था, हमारा रिश्तेदार था, शायद हमारा कोई करीबी था, और जिसकी डेथ हुई है। जो है वो इस बात का सबूत है, जिस तरह से हमने देखा कि उनके फ्यूनरल पे कितने लोग जो है वो जमा थे। सो इसलिए ये जो मतलब है, वहाँ पे हम तो मौजूद थे उसमें, ये फैसल मास्क में इतना बड़ा ये मजमा और इतना बड़ा मेरा ख्याल जनाजा, मुझे तो ये लिविंग हिस्ट्री में जब मैं इस्लामाबाद में मैंने नहीं देखा, बट इट वाज, वो कहते हैं मर्डर द मोस्ट फाउल। जिन लोगों ने मरवाया है, जिन लोगों ने ये कंट्रैक्ट, ये किलर्स हायर किए, उनको भी कभी, मतलब मैं तो कार में भी बड़ा शदीद बिलीव करता हूँ कि आप लोग यहाँ की दुनियावी अदालतें इंसाफ करें ना करें, नेचर इंसाफ करती होती है, कुदरत करती होती है, खुदा इंसाफ करता होता है, उसके बच्चों को मिलेगा। जिन लोगों ने सब कुछ ये कराया, एक दिन दे विल हैव टू पे। और मुझे इसमें भी शक नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें सामने आएंगी कि किन लोगों ने किया, एक इतने बड़े खूबसूरत इंसान को, एक प्रोफेशनल को, एक बाप को, एक बेटे को, एक दोस्त को आपने इतने एक ब्रूटली तरीके, मतलब क्या कर रहा था, व्हाट द हेल ही वाज डूइंग, खबरें कर रहा